दो बड़े इकोनॉमिक मुद्दे हैं जिनसे सरकार को झेलना पड़ेगा। एक प्राइवेट कंपनी को लेके है, टाटा ग्रुप पर, उसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर हो रहा है क्योंकि एन चंद्रशेखर रिजाइन कर गए हैं टाटा सन के चेयरमैन से। दूसरा, अब पूरा वेस्टर्न मीडिया शुरू हो गया नरेटिव लेके कि भारत की इकोनॉमी गिर गई है, हम सिक्स्थ लार्जेस्ट हो गए हैं। आपको पता है फोर्थ लार्जेस्ट की बात थी और सिक्स्थ हो गए हैं। क्या है इसके पीछे जो, क्या सही में इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है? और इस सब के पीछे जब से ये शुरू हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी हर बात का वो क्रेडिट ले लेती है और अब वो बोल रही है कि हमारे पे नहीं खतरा है। वो खतरा है सौरभ दास के घर के ऊपर। अमित शाह गृह मंत्री पुडुचेरी जाते हैं, उसके बाद उनके घर पे पुलिस पहुंच जाती है और वो इससे गृह मंत्री को लिंक कर रहे हैं। पर जो बेसिक बात है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी को छोड़ के भी यूथ के अंदर, जेन जी के अंदर एक अनरेस्ट है? उस अनरेस्ट के पीछे एजुकेशन है या इकोनॉमी रीजन है? इसलिए भारत की इकोनॉमी पे क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसका असर भारत की पॉलिटिक्स पे आएगा। और ये सब डिस्कस करने के लिए आपको पता है बहुत बेहतरीन तरह से पॉलिटिक्स फाइनेंस दोनों समझने वाले सुमीत मेहता जी एक बार फिर हमारे चैनल से जुड़ गए हैं। थैंक यू सुमीत जी फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। धन्यवाद ईश्वरन जी, आपने मुझे आमंत्रित किया आपके चैनल पे। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले तो मैं एक छोटी बात कर लेता हूँ कि सौरभ दास जी कह रहे हैं कि मेरे घर पुडुचेरी ने पुलिस आ गई है क्योंकि पुडुचेरी होम मिनिस्टर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अमित शाह मिले थे। पर मैं ये वाइड इस पे भी दीजिए और वाइडर क्वेश्चन कि क्या हमारी इकोनॉमी का चल रहा है, उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। वेल, अब कॉकरोच जनता पार्टी का जितना समझ में आता है दैट इज, अगर हम लोग बॉम्बे के कलोकियल भाषा में बोले तो दे आर लाइक द राखी सावंत ऑफ पॉलिटिक्स। उनको रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट करना होता है, माइंड ब्लोइंग और अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट करो जिससे कि हम हेडलाइंस में आए। तो ही इज लाइक, हम लोग बंबई में बोलते हैं कि ये तो राखी सावंत है बिजनेस का, ये राखी सावंत है हमारे एरिया का, वैसे दे आर द राखी सावंत ऑफ पॉलिटिक्स। उनके पास कुछ नहीं। अब मैंने रेड आई वाज, मैं जब देख वो पढ़ा स्टेटमेंट, क्या सौरभ दास बोल रहा है कि अमित शाह जी पुडुचेरी आए थे एलजी को मिलने, मेरे घर पे पुलिस भेजने के लिए। अरे भाई, अमित शाह जी चाहे तो दिल्ली में एक बटन दबाएंगे तो आपका दिल्ली का घर, पुडुचेरी का घर और कोई घर होगा तो वहां पुलिस क्या, उसके अलावा एनआईए भी आ सकती है अगर आप चाहो तो, और अमित शाह जी चाहे तो। सो दिस इज अबाउट, एक सिंड्रोम है कि ब्लोइंग योरसेल्फ लार्जर देन लाइफ। सो सौरभ दास की कोशिश चल रही है कि मुझे अपने आप को लार्जर देन लाइफ बताए। और मैं तो बोलता हूँ कि कॉकरोच को मारने के लिए एटम बम की जरूरत नहीं होती। जो सिंघम का एक डायलॉग है कि अगर बैगन न हो तो पैरागॉन से काम चल जाता है, तो कॉकरोच को लिए बैगन या पैरागॉन से ही काम चल जाता है, उसके लिए अमित शाह के लेवल का काम जरूरी नहीं है। और दूसरा, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज इट वाज अ रूटीन राउंड अप एंड अ चेकिंग बिफोर द इंडिपेंडेंस डे कि कुछ हो, बिकॉज नाउ ही इज बिकम अ बिग सेलिब्रिटी टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रंट पेज पे आ रहा है, प्राइम टाइम पे आ रहा है। सो इट वाज अ, जो भी मैंने पुलिस का स्टेटमेंट पढ़ा, इट वाज मोर ऑफ अ प्रोसीड्यूरल रूटीन राउंड अप। इट वाज नथिंग मोर देन दैट, जो इन लोग कॉन्स्पिरसी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट में ये स्टैंडर्ड है, सब जगह खुद का विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, हमारे घर पे पुलिस आई, हमें ये नहीं हुआ वो नहीं, तो ये विक्टिम कार्ड खेलने का ही काम चल रहा है एक्चुअली। सुमित जी, ये तो विक्टिम कार्ड चलता रहेगा। और जैसे मैंने बोला, अब हर चीज का क्रेडिट लेने को ये आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हमारी वजह से पार्लियामेंट सेशन नहीं चला। पर मैं उस पे आने से पहले कुछ सीरियस मुद्दों पे आना चाहता हूँ। भारत की इकोनॉमी कह रहे हैं सिक्स्थ लार्जेस्ट होगी, गिरी है, डाउनफॉल हुआ है, स्लिप हुआ है। तो ये अब पूरा वेस्ट में चलेगा, मीडिया भी प्रोपोगेट करेगी। क्या सही में हम इकोनॉमिक क्राइसिस पे हेड कर रहे हैं, रिसेशन पे हेड कर रहे हैं? क्या है इकोनॉमिक रियलिटी? क्योंकि आंकड़े तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद ही सामने रखे हैं, तो कुछ उसके पीछे हिडन नहीं है। पर इस बात को आप किस लेंस से देख रहे हैं? क्योंकि सिंपल वे में सोचा जाए तो इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, तो क्या हुआ है? सी, इकोनॉमी को जब हम देखते हैं तो एक, अपने देश में हम रूपी टर्म्स में देखते हैं, ओके। और दूसरा, जब आईएमएफ इसका रैंकिंग करता है, लिस्टिंग करता है, तो वो डॉलर टर्म्स में करता है। अब रूपी का जब डॉलर में कन्वर्जन होता है तो उसके लिए सबसे पहले है कि यू हैव टू डिवाइड रूपी बाय द डॉलर वैल्यू। तो अगर डॉलर 80 का है और हमारी 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी है तो उस हिसाब से डॉलर में हो जाएगा, और अगर वो 100 रुपया हो जाएगा तो उस हिसाब से जीडीपी का नंबर कम हो जाता है। सो इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है अभी, ये जो अभी रैंकिंग हुआ है, हमारा फोर्थ से सिक्स पे आया है भारत का जीडीपी।
जब हम लोग फोर्थ पे थे तब अपना जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स था। आज जब हम सिक्स पे आए तो 4.15 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी रहा है इन डॉलर टर्म्स। ये टेक्निकली सिर्फ 0.5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 50 बिलियन डॉलर्स का ही फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है इन डॉलर टर्म्स। अब इसके पीछे रीजंस क्या है? तो सबसे पहला रीजन है कि रूपी में जो डेप्रिसिएशन हुआ है लास्ट एक साल में ड्यू टू जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, जो गल्फ वॉर हुआ यानी ईरान का वॉर हुआ है, उसके कारण क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए, जो हमें ट्रेड में इफेक्ट हुआ ड्यू टू अमेरिका का जो पूरा ट्रेड सैंक्शंस, ये वो टैरिफ और वो सब के कारण, तो हमारा रूपी वीकन हो गया है, उसका इफेक्ट पहला है। दूसरी चीज है रफली 11 से 12% का अपना रूपी का डिप्रिसिएशन हुआ है अगेंस्ट डॉलर। दूसरी चीज हुई है कि हम लोगों ने बेस ईयर जो 11-12 था वो 22-23 करा है। अब जब 22-23 करते हैं उसके अंदर बेस इफेक्ट चेंज होता है, और सबसे पहले इसमें क्या होता है कि देयर आर टू फैक्टर्स इन इकोनॉमी जीडीपी। एक रियल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है। अब रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन जो होता है उसका फैक्टरिंग नहीं होता, नॉमिनल में फैक्टरिंग होता है उसका। तो ये लोग जब लिस्टिंग करते हैं तो उन लोग नॉमिनल जीडीपी का लिस्टिंग करते हैं आईएमएफ वाले, और अगर कोई देश का इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा होगा तो वहां का जीडीपी बड़ा दिखेगा। आपका दर्शकों को मैं इकोनॉमिक्स का ये जो फैक्टर चीज है ये मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में डालता हूं। अपनी देश पहले 100 यूनिट्स बनाती थी 100 रुपए में, तो 10,000 रुपए का जीडीपी था। ये साल 120 यूनिट बना रही है और 110 रुपए में, तो वो 132 11,032 का हो जाता है उसका, 11,200 का, सॉरी 13,200 का उसका जीडीपी हो जाता है। इसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट सिर्फ 10% है। अगर दूसरा देश है उसमें जीडीपी में 100 यूनिट्स ही बनाए दोनों साल, एक साल में 100 था, दूसरे साल में 200 था वैल्यू, इन्फ्लेशन के कारण डबल हो गया। तो आप देखेंगे कि वो देश में जीडीपी ग्रोथ इन नॉमिनल टर्म्स विल बी 100%, भले प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं हुआ है। अब आप देखिए यूएस है, यूके है, सब जगह फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन बहुत आउट ऑफ द रूफ हो गया। यूएस में तो वो हेडलाइंस हो गई है कि इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, 4.55% इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। हमारे यहाँ 5% इन्फ्लेशन होगा तो अपोजिशन 4.5% इन्फ्लेशन पे अपोजिशन चिल्लाने लग जाती है इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, एंड अवर इन्फ्लेशन इज रिलेटिवली एट पार विथ अमेरिका। अमेरिका में फ्यूल प्राइसेस नियरली दुगने जितने हो गए, तो वहां का जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में काफी बढ़ गया है। तो उसके कारण भी इंडिया को इफेक्ट आया है कि हम लोग वो नॉमिनल जीडीपी में, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में था कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हम लोगों का जीडीपी नीचे आ गया है। तो इट इज अ मैथमेटिकल इल्यूजन फ्रॉम अ आईएमएफ के डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट रियलिटी ऑन द ग्राउंड। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से अमेरिका का जो एस्पेक्ट है उसके कारण प्रॉब्लम्स है थोड़े कहा बहुत। जा रहा है कि हम परचेजिंग पावर पैरिटी में अभी भी थर्ड हैं, तो आप एक तरह से एक आंकड़े में थर्ड हैं, एक आंकड़े में सिक्स्थ हैं, तो इसका पर मैं पॉलिटिकल असर चाहता हूँ। क्या आपको लगता है ये नंबरों का पॉलिटिकल भी कोई असर आता है, या जमीन पे जो भारत में रह रहे हैं उनकी एबिलिटी टू अर्न, ईट, ग्रो, प्रॉस्पर, इसमें कोई रियल टर्म में फर्क आने वाला है, या सिर्फ ये डॉलर रुपी फ्लक्चुएशन का आप एक रिजल्ट देख रहे हैं? सी एक्चुअली बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक एनालिसिस करना तो वी हैव टू कंपेयर कंट्रीज ऑन रियल जीडीपी एंड नॉट ऑन नॉमिनल। यहाँ इन लोग ने नॉमिनल जीडीपी किया है विच इज नॉट रियली अ राइट वे टू कंपेयर जीडीपी इकोनॉमीज, क्योंकि कोई देश का इनएफिशिएंसी होगा और इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो वो बड़ी इकोनॉमी दिखाई देगी, ओके जबकि कोई इकोनॉमी ने इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखा होगा बाय एनी वेज तो उसकी इकोनॉमी छोटी दिखती है। तो ये बहुत बार है ना, दिस इज मोर ऑफ अ सीरियस एनालिटिकल जॉब, एक सीरियस एनालिटिकल जॉब है फॉर द प्रोफेशनल्स, और उसको मीडिया और पॉलिटिशियंस पॉलिटिसाइज कर डालते हैं कि अरे हम गिर गए। मैंने आपको नंबर्स बोला 4.21 एंड 4.15, देयर इज नो डिफरेंस, हार्डली देयर इज हार्डली अ डिफरेंस। और अगर आप देखेंगे तो 12 साल में, और ये मेरा आर्टिकल था ऑर्गेनाइजर में कि कैसे इकोनॉमी डबल करी है मोदी जी ने, फ्रॉम 2.1 टू 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन 12 इयर्स इज अ वेरी गुड पेस। और उसका 3 फंडामेंटल्स होता है, अगर आप देखेंगे तो एक यानी जीडीपी ग्रोथ सिट्स ऑन अ ट्राइपॉड, 3 पैर होते हैं। एक पैर है डोमेस्टिक कंजम्पशन,
दूसरा पैर है इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है। रफली अगर हम सब सेक्टर्स, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स, सब कुछ देखें, हॉस्पिटल्स और सब, तो जो अपना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के हिसाब से रफली 90 लाख करोड़ रुपए का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है इतने सालों में। सो दैट हैज एक्चुअली ड्रिवन द ग्रोथ। उसके बाद में सेकेंड इफेक्ट इज एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स में अभी रिसेंटली थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी थोड़ा कंट्रोल के बाहर गया है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो वी वर ग्रोइंग वेरी फास्ट ऑन द एक्सपोर्ट्स फ्रंट ऑल्सो। सो और कंजम्पशन में यस देयर इज अ प्रॉब्लम, जो कि टैक्सेस वर हाई, तो उसका रिजोल्यूशन करने के लिए जीएसटी कम करा। उसके पहले बजट में 12 लाख तक का एग्जम्पशन लिमिट कर दिया, यानी 87A को फैक्टर करके, जिससे कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम हो पोस्ट टैक्स, जो उन लोग कंजम्पशन के लिए यूज कर सके। तो ओवरऑल देयर आर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो आगे चल के शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वी कांट से कि इकोनॉमी इज इन रूइंस। एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच सिग्नल कि इकोनॉमी इज इन रूइंस फॉर एनी रीजन। बारिश भी बराबर हुई सी है जी। ये क्योंकि अभी ये पॉलिटिकल चर्चा के साथ मैं एक देश की इकोनॉमिक भी आता हूँ। टाटा जो देश का सबसे प्रेस्टिजियस ग्रुप है, सदैव ही रहा है प्रेस्टिजियस ग्रुप, उसके अंदर हजारों करोड़ उड़ जाता है मार्केट के अंदर जब ये खबर आती है कि जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर रिजाइन करते हैं। और ये मैंने इसलिए जोड़ी कि भारत की जो पहले जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं नॉमिनल हैं, क्योंकि आपने ये बेसलाइन लानी जरूरी थी। बट ये तो एक कंपनी को सब्जेक्टिव है, इसका कोई जैसे बड़ी कंपनीज बाकी हैं, रिलायंस, बिरला, अडानी, किसी से लेना देना नहीं है। बट इतने बड़े ग्रुप में जब इतने हजार करोड़ गिरते हैं, वो भी स्पेशली वो ग्रुप जिसको आप ब्रॉडली ब्लू चिप मानते हो, इन्वेस्टर अपने लिए बहुत सेफ मानता है, टेंशन फ्री मानता है, ग्रोथ हो ना हो, गिरता बहुत ज्यादा नहीं था, ये लोगों का मांग है। क्या हुआ है इसके अंदर कि क्यों टाटा ट्रस्ट ने रिकमेंड किया पहले 5 साल हो, फिर कहा जाता है वो बैठा नहीं, फिर नॉमिनेशन नहीं हुआ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ही रिजाइंड। तो इज द ग्रुप इन क्राइसिस? नहीं, सी शेयर मार्केट में बहुत बार नीजक रिएक्शंस होते हैं, और मैं वो नीजक रिएक्शंस को ट्रेडर्स का एक फैलेसी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि ये मैंने बचपन में भी देखा है। जब मैं स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया 1992 में, ये धीरू भाई की तबीयत बिगड़ जाती थी, धीरू भाई हॉस्पिटलाइज होते थे, तो रिलायंस का शेयर का भाव गिर जाता था। सो इट वाज मोर ऑफ के अरे प्रॉब्लम हो रहा है, रिलायंस खत्म हो जाएगा, जबकि रिलायंस में लाइन ऑफ सक्सेशन वाज वेरी क्लियर कि धीरू भाई के बाद मुकेश और अनिल विल बी हैंडलिंग द कंपनी। मुकेश अंबानी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी था पाताल गंगा मैनेज करने का, सो एवरीबडी न्यू के इट वाज अ प्रॉपर सक्सेशन। लेकिन टाटाज में भी ये नीजक है। सबसे पहले इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है, ट्रेडर्स को सी एन चंद्रा एट द टॉप एज द चेयरमैन हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड चेयरमैन इन टाटाज। आज 10 साल से वो हेल्म पे थे। साइरस मिस्त्री के जाने के बाद कुछ 4 महीने के लिए, यानी 4 साल साइरस मिस्त्री थे, 4 महीना रतन टाटा जी थे, उसके बाद में एन चंद्रा टुक ओवर। सो 10 साल में जिस तरह से ग्रोथ किया, तो एक, और वहां अभी तक सक्सेशन लाइन अब कौन बनेगा उसके बारे में किसी को पता नहीं। तो दिस वाज अ नीजक रिएक्शन बाय ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म फैक्टर देखें तो टाटास का ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम जो है, एंड आई वर्कड विद टाटास वेरी क्लोजली ऑन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आउटसाइड इंडिया, तो आई नो दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना स्ट्रांग है, उनके बोर्ड नोट जिस तरह से बनते हैं, वेरिफिकेशन जो होता है, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग सिस्टमैटिक वे ऑफ गवर्निंग। तो उसके अंदर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। लोगों ने जो रिएक्ट किया दैट वाज अनवारंटेड एंड अनरिक्वायर्ड, यानी इट वाज मोर नीजक। मैं उसके अंदर वैल्यू नहीं देता। इट इज अ बिग ट्रांजिशन। अब नोएल टाटा किसको लेके आते हैं एज द न्यू चेयरमैन इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग क्वेश्चन, और उसने ऑफ कोर्स ही विल हैव टू प्रूव हिमसेल्फ टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, स्पेशली द इन्वेस्टर्स। लेकिन अगेन टाटा का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चेयरमैन है टाटा सन्स के, उसके ऊपर टाटा ट्रस्ट के बोर्ड के चेयरमैन हु इज नोएल टाटा, उसके नीचे टाटा सन्स के नीचे यू हैव मल्टीपल कंपनीज, और सबका मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट है। और वहां सब लोगों ने प्रूव किया। आप जितनी भी कंपनीज देखो, उसका जो मैनेजमेंट है, दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल। पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज, इंडिविजुअल कंपनीज, और ऊपर से उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेसेस आर वेरी स्ट्रांग। तो वो एंगल से मुझे टेंशन नहीं है कि अंदर कुछ होगा। आई एम श्योर दे वुड अपॉइंट अ राइट पर्सन। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन तब तक थोड़ा इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ा डाउट रह सकता है।
और आप इसको कोई स्ट्रक्चरल लार्जर स्टोरी नहीं देख रहे कि कोई प्राइवेट प्लेयर्स को है, इट इज जस्ट वन कंपनी चेयरमैन, या कहीं पे भी सक्सेशन है तो कुछ उसमें बैटल भी होगी। रतन टाटा भी जब आए थे पूरी पावर में, तब भी ओल्ड गार्ड था, हर जगह होता है। तो वो भी बैटल्स लोग उस जमाने की याद करते हैं, आप भी कुछ बता रहे थे। तो आप उसी तरह देखते हैं कि जो लोग भूल गए होंगे कि किस तरह रतन टाटा को स्टैब्लिश होने के लिए भी कई लोगों ने रेजिस्ट किया था, चेंजेस आई थी। तो ये उसी दिशा में आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर रतन टाटा जब चार्ज लिया टाटा सन्स का आफ्टर जेआरडी टाटा, तो रूसी लाला, दरबारी सेठ, ये सब तब टाइटन्स थे और उनका एक कॉर्पोरेट कम्युनिटी में, बैंकर्स में, गवर्नमेंट में, इन्वेस्टर्स में बहुत बड़ा नाम था, बहुत दबदबा था। तो जब मैनेजमेंट चेंज होता है तो नए पैटर्न्स आते हैं, नई विजन आती है, तो उसमें रतन टाटा फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंज फ्रॉम दीज पीपल एंड आई एम नॉट जजिंग ईदर साइड, सब लोग अपने हिसाब से थे। रतन टाटा ने भी उनको धीरे धीरे खुद का टीम लगाने में टाइम लगा था और तब ये पूरा जो बोर्ड रूम बैटल था वो पब्लिक में चला गया था। तो ये प्रॉब्लम होता है जब भी एक जनरेशनल शिफ्ट आता है। इवन साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच का भी इशू कितना बड़ा हुआ था, इट वेंट अप टू क्या एनसीएलटी तक जाना था, ये सब हो गया था। ओके, उसके अंदर भी क्वेश्चंस आए थे कि हाउ कुड द बोर्ड मीटिंग बी कंडक्टेड जहां साइरस मिस्त्री को नोटिस नहीं दिया गया था और उसका रेजिग्नेशन लिया गया और उसको इवन बोलने नहीं दिया गया था बोर्ड मीटिंग में। तो ये सब होते रहता है, ये सब कॉर्पोरेट्स में होता है जहां ट्रांजिशन प्लान नहीं होता। और रतन टाटा के बाद इसका बहुत टाइम से एक्सपेक्टेड था कि नोएल में चेंज द कोर टीम ऑफ रतन टाटा। तो उसमें एन चंद्रा का जाना नियरली सबको पता था। 6 महीने से जो बॉम्बे में कॉर्पोरेट कॉरिडोर्स में बातें चल रही है, 6 महीने से बातचीत चल रही थी, क्योंकि पहले एन चंद्रा को लगा था कि ही विल गेट अ रीअपॉइंटमेंट इन 2027 इन फरवरी 2027, लेकिन वो नहीं हुआ। एंड नोएल ने उसके बीच में विजय सिंह को, फिर महली मिस्त्री का जो पूरा था दैट वाज अ वेरी डर्टी सागा जो पब्लिक में आया कि महली मिस्त्री ने रेजिग्नेशन दिया, यानी अंदर बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन इस वक्त है ना, जो भी बैटल हुआ है बोर्ड रूम का, वो पूरा टाटा ट्रस्ट के लेवल पे हुआ है, कंपनीज को अफेक्ट नहीं किया है। जो हुआ वो अपर टियर में ही पूरा मैनेज हो चुका है। सो फ्रॉम दैट एंगल इट इज वेरी पीसफुल एंड साइलेंट। तो मैं देखता हूँ कि दिस इज ओनली अ जनरेशनल शिफ्ट, उसका कुछ इफेक्ट इस पे नहीं आएगा। लेकिन ये टाटा ग्रुप में आई थिंक हमेशा जब भी मैनेजमेंट चेंज आएगा तब ये होने ही वाला है। सुमित जी, लास्ट पार्ट, क्योंकि हमने देश की इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी टाटा, बड़ी कंपनी टाटा, अब मैं आता हूँ एनजीओ सेक्टर की इकोनॉमी, जिसको लेके एफसीआरए बिल की बात हो रही थी। मैंने भी इस पे बहुत बोला है, लीगल पहलू कवर किए हैं बहुत वीडियोस पे, और लाखों करोड़ों लोगों की इस पे रुचि थी कि भैया ये बिल का क्या इफेक्ट होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा। पर टुवर्ड्स द एंड ये लगा कि ये बिल अब जेपीसी चला गया है। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी बात है कि कमेटी गया, थ्रेशोल्ड हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं ठंडे बस्ते गया भैया, कोल्ड स्टोरेज गया, कुछ होना ही नहीं है, कमेटी भारत में बन जाए तो कुछ होता नहीं है। आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं इस बिल को, और आपका क्या व्यू है कमेटी पे जाने को लेके? मुझे लगता है कमेटी में जो गया है जेपीसी में, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया था, जहां फ्रिक्शन हुआ था, दैट वाज ऑन असेट्स, के असेट्स का टेक ओवर का जो पॉइंट था। और उसके अंदर जो सेक्शन 43B में जो प्रोविजन था कि डीमिंग प्रोविजन था कि डीम टू बी ऑटोमेटिकली वेस्टेड विद द अथॉरिटी, यानी अगर एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है तो भी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और आज चर्च के पास आप देखो तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं। ओके, बंबई में सिर्फ दसियों हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी चर्च के पास। तो बॉम्बे, दिल्ली, अलग अलग सिटीज मिलाओ सब, तो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल चर्च आर बैड, अच्छा काम भी कर रहे हैं, स्कूल्स चल रही है, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, दूसरे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में कहीं कुछ 19-20 होता होगा शायद, इसलिए सब लोग इतने डरे हुए हैं। और दूसरा जो उनका डॉयसेस होता है, डॉयसेस की प्रॉपर्टी अलग होती है, हॉली क्रॉस चर्च और वो सब की अलग प्रॉपर्टी, तो उनका क्या है, उनको थोड़ा डर लगा है। और ये जो प्रोविजन है उसके अंदर भी अमित शाह ने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन डाला है कि
ये बिल पास होने के बाद भी जो पहले की प्रॉपर्टी थी वो इन लोग एलियनेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, लीन नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, राइट्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अमित शाह जी ने बहुत आगे का सोचा कि इन लोग सब ये गड़बड़ी भी कर सकते कि प्रॉपर्टी बेच डालेंगे और बोलेंगे अब ये प्रॉपर्टी हमारे दूसरे ट्रस्ट के पास, दूसरे एसपीवी के पास चली गई। जो आप जानते हैं कॉर्पोरेट में होता है कि ये कंपनी के बदले दूसरी कंपनी पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो सो दैट वी डोंट फेस अ प्रॉब्लम। तो अमित शाह जी आई थिंक हाथ जोड़े, मैं मान गया अमित शाह जी को कि ही हैज अ विजन। तो ये इसके कारण लोग डरे हुए हैं। तो मुझे ये पॉइंट पे ही मुझे लगता है नेगोशिएशन होने वाला है। और नाउ दिस इज माय थियरी, आई डोंट नो हाउ राइट और रॉन्ग आई एम, लेकिन मुझे लगता है कि जो रिव्यू वाला, इन्वेस्टिगेशन वाला, ग्राउंड लेवल परफॉर्मेंस क्या कर रहा है ट्रस्ट, क्या एक्चुअली एनजीओस कर रहे हैं, उसका जो क्लॉज था वो क्लॉज पे ज्यादा डिस्कशन ना हो, इसलिए अमित शाह जी ने ये शायद डिलिबरेटली डाला होगा कि आप असेट पे बात करो और यहाँ ज्यादा नेगोशिएशन नहीं होगा। क्योंकि अब असेट का नेगोशिएशन होगा एंड सी टू सम एक्सटेंट सम ऑफ द चर्चेस आर राइट आल्सो, या सम ऑफ द एनजीओस, कि हमें बाहर से पैसा आया है जिससे हमने प्रॉपर्टीज बनाई है, तो वो आप सीज मत कीजिए, आगे का जो होगा वो आप सीज कीजिए। दूसरा है कि बहुत बार डोमेस्टिक चैरिटी भी होता है, फॉरेन चैरिटी भी होता है, और उससे असेट बनती है। सो नाउ द थिंग इज व्हेन इट इज नॉट फुल्ली मेड आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो उसका सीजिंग और उसका डिस्पोजल होगा, वो कैसे होगा, तो ये सब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो ये अब नेगोशिएशन में जाएगा। आई थिंक इट इज अ गुड वे। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि लोग इसमें डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि दिस इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दिस इज शोज, आज वॉइस वोट पे मोदी जी 1 घंटे में पास करा सकते थे, लेकिन मोदी जी ने नहीं करा है, अमित शाह जी ने नहीं करा है। दैट शोज द रिस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कि हम लोग को डेमोक्रेसी, ज्वाइंट कमिटी जेपीसी है तो आपकी पार्टी अपोजिशन भी आएगा, उन लोग भी पॉइंट्स डालेंगे, थोड़ा चेंजेस आएगा। वाटरिंग डाउन मुझे लगता है असेट्स का ही होगा, और कोई वाटरिंग डाउन अमित शाह जी करेंगे नहीं। और आई थिंक इन द नेक्स्ट सेशन वो पास हो जाएगा। लेकिन दिस शोज द मैग्नेनिमिटी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, के वॉइस वोट पे जो पास हो सकता है उसमें एक डिक्टेटोरियल स्टाइल से पास करने के बदले वी आर सेंडिंग इट बैक टू जेपीसी फॉर रिव्यू, फीडबैक एंड वाटरिंग डाउन, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। दो पहलू हैं इसके। एक तो ये भी है कि 2020 में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि किसी का फंडामेंटल राइट नहीं फॉरेन मनी लेने का। उसके बाद कुछ रूल्स भी आ गए हैं, तो काफी टाइटनिंग हुई है 2019 के बाद 20 का, ऐसे मैंने बोला। और अब क्या फाइनल टाइटनिंग होती है, ये तो अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी बहस होती तब भी कुछ चेंजेस हो सकती थी, क्योंकि बिल पास होने का पर्पस ही यही है डिबेट का। अब जेपीसी में क्या है, लोगों की बस इस बात पे है कि अब ये जेपीसी से वापस पास होता है, किस तरह पास होता है या नहीं होता है, पर वो भी प्रीमेच्योर है बोलने को, बिकॉज वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस देयर। थैंक यू सुमित जी, आपने समय दिया। और ये आज भारतीय इकोनॉमी के जो अलग अलग पहलू हैं हमने तीनों कवर किए, देश, प्राइवेट एज वेल एज एनजीओ सेक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईश्वरन जी, आपने मुझे आपके चैनल पे आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच।